राजन, ये तुमने क्या अनर्थ कर दिया। मैं इस जंगल को बचाने के लिए घोर तपस्या कर रहा हूँ और तुमने इस हिरन को बिना अपराध मार डाला। तपस्वी, शिकार करना मेरे जैसे सर्वश्रेष्ठ राजा की पहचान है। वैसे भी मैं हर रोज इस जंगल में आकर शिकार करता हूँ। शिकार करना मेरा परम उद्देश्य है तपस्वी। हे घमंडी राजा, तुमने मेरी आंखों के सामने एक बेबस जीव की हत्या की है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, एक दिन तुम्हारा पूरा परिवार शिकार हो जाएगा और तुम अपने राजमहल में अकेले पड़ जाओगे, अकेले। जब तुम्हें पता चलेगा जीवन का मूल्य क्या होता है। ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे पास इस पूरे राज्य की ताकत है। मैं मौत को भी अपनी मोहताज बना सकता हूँ। आप जैसे पाखंडी तपस्वी लोगों को श्राप देकर भयभीत कर सकते हैं, इस शमशेर सिंह को नहीं। देखना, एक दिन ये घमंड तुम्हें ले डूबेगा। शिवगिरी राज्य एक बहुत बड़ा और सुंदर राज्य था। वहाँ राजा शमशेर सिंह राजपाट की बागडोर संभाला करते थे। शमशेर सिंह को अपनी ताकत पर काफी ज्यादा घमंड था, क्योंकि उनके पास प्रजा की शक्तियाँ और सैन्य बल था। राजा की बहुत ही खूबसूरत रानी थी, जिसका पुत्र राजकुमार उदय था। एक दिन राजकुमार उदय शाही बाग में ताजी ताजी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी वहाँ पर राजा शमशेर सिंह आ जाते हैं। राजकुमार उदय, हम चाहते हैं कि आप भी हमारी तरह जंगल में शिकार खेल के आओ। हम भी तो देखे आप कितने बहादुर हो। नहीं पिताजी, मैं अकेला जंगल में शिकार करने नहीं जाऊंगा। ठीक है, आप हमारे पड़ोसी राज्य के मित्र के पुत्र विक्रम को अपने साथ ले जाइए। उन्हें भी शिकार खेलने का बड़ा शौक है। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। अब राजकुमार अपने पिता की आज्ञा लेकर पड़ोसी राज्य के लिए निकल चुके थे। पड़ोसी राज्य के राजकुमार विक्रम को अपने साथ लेकर जंगल में शिकार करने के लिए निकल चुके थे। उदय, तुम काफी ज्यादा डरपोक हो। मैं तो शिकार खेलने अकेला जाता हूँ। मेरी तरह बहादुर बनो। ऐसा कुछ नहीं है मित्र, मैंने सोचा तुम्हें शिकार करने का बड़ा शौक है, इसीलिए साथ में तुम्हें बुला लिया। ओहो हो, वो तो घने जंगल में जाने के बाद ही पता चलेगा कि कौन पहले शिकार करता है। अगर मैंने पहले शिकार को मार गिराया तो तुम्हें मेरी शादी राजकुमारी मिथिला से करवानी होगी, और अगर तुम मेरे से पहले शिकार को मार गिराओगे तो मैं तुम्हारी शादी अपनी कौशल्या से करवा दूंगा। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है मित्र, चलो आगे बढ़ते हैं। अब उदय और विक्रम दोनों घने जंगल के अंदर चले जाते हैं। तभी उन्हें एक खरगोश भागता हुआ दिखाई देता है। उठाओ अपनी धनुष राजकुमार उदय, वो रहा हम दोनों का शिकार। जो भी इस खरगोश को पहले मार गिराएगा वही शर्त का विजेता होगा। दोनों उस खरगोश का शिकार करने के लिए अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। आज चाहे कुछ भी हो जाए, इस खरगोश को मेरा ही तीराघात करेगा, क्योंकि मैं भी राजा शमशेर सिंह का बेटा हूँ। हार मानना तो मेरे खून में भी नहीं है। और उस उदय से एक मक्खी नहीं मरती, वो शिकार क्या करेगा? खरगोश को तो मेरा ही तीर लगेगा। तीर लगते ही मैं शर्त जीत जाऊंगा और मिथिला से विवाह कर लूंगा। उदय, मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। अरे ये क्या? ये तो मेरे मित्र विक्रम की आवाज है। मुझे लगता है वो जरूर किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। मुझे विक्रम को बचाना होगा। ऐसा बोलकर राजकुमार उदय उस आवाज की ओर जाने लगता है। वो आवाज एक गुफा से आ रही थी। राजकुमार उदय उस गुफा के अंदर चला जाता है। उदय, मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। अरे फंस गया राजकुमार उदय, तू मेरे चंगुल में खुद चल कर आया। अच्छा, मेरे मित्र की आवाज तुम निकाल रहे थे, लेकिन तुम मुझे क्यों फंसाना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे मित्र विक्रम को भी अपने षड्यंत्र में फंसाना चाहता हूँ। तुम दोनों शिकार करने निकले हो और खुद मेरे शिकार हो गए हो।
ऐसा बोलकर जादूगर जिम्बोला वहाँ से गायब हो जाता है। इधर राजकुमार विक्रम उस खरगोश को ढूंढ रहा था। तभी वहाँ पर जादूगर जिम्बोला आ जाता है और खरगोश का रूप धारण कर लेता है। वो रहा खरगोश। मैंने सोचा उदय ने अपना शिकार बना लिया होगा, लेकिन ये तो मेरे पास ही है। चलो मैं इसका पीछा करता हूँ। ऐसा बोलकर राजकुमार उस जादूगर जिम्बोला बने खरगोश का पीछा करने लग जाता है। वो खरगोश राजकुमार विक्रम को उसी गुफा में लेकर आ जाता है जहाँ राजकुमार उदय को कैद किया गया था। भाग जाओ विक्रम, यहाँ से भाग जाओ। ये कोई खरगोश नहीं बल्कि छलिया जादूगर है। अब जैसे ही विक्रम उदय की बात सुनकर गुफा से बाहर जाने की कोशिश करता है, तभी जादूगर जिम्बोला अपने असली रूप में आ जाता है और राजकुमार विक्रम को भी कैद कर लेता है। यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये तुम्हारा महल नहीं, मेरा खंड है। यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी, तुम्हारी नहीं, समझे? लेकिन हम दोनों को तुमने इस तरह कैद क्यों किया है? हम तो आपको जानते नहीं हैं। आखिर हमसे तुम क्या चाहते हो? हमें छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? मैं तुम दोनों की बलि देकर इस पूरे जगत का सबसे बड़ा जादूगर बनना चाहता हूँ। फिर ये पूरा संसार मेरी हुकूमत पे चलेगा। हाँ। इधर राजा शेर सिंह काफी ज्यादा चिंता में बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर राजकुमारी मिथिला आ जाती है। क्या हुआ पिताजी, आज आपके मुख पर ये भय कैसा? पुत्री, राजकुमार उदय शिकार पर गए थे, अभी तक राजमहल लौटकर नहीं आए। मुझे चिंता है कि उनको कुछ हो न जाए। पिताजी, हो सकता है हमारे पड़ोसी राज्य के राजकुमार विक्रम ने उन्हें वहाँ रोक लिया हो। आप चिंता ना करें, मेरा भाई उदय बहुत बहादुर है, वो राजमहल लौटकर जरूर आएंगे। नहीं नहीं पुत्री, राजकुमार उदय पड़ोसी राज्य में नहीं है। अगर वो पड़ोसी राज्य में होते तो हमारे मित्र अभी तक गुप्तचर भेज दिए होते। मुझे मंत्री वीरभद्र को राजकुमार की खोज में जंगल ही भेजना होगा। राजा जल्दी से मंत्री को अपने पास बुलाते हैं। मंत्री जी, हमें लग रहा है राजकुमार उदय और राजकुमार विक्रम जरूर किसी मुसीबत में फंस गए। आप सैनिकों को अपने साथ ले जाकर दोनों राजकुमारों का पता लगाइए। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। ऐसा बोलकर मंत्री कुछ सैनिकों को अपने साथ लेकर जंगल की ओर निकल जाते हैं। वो पूरे जंगल में दोनों राजकुमारों की छानबीन करते हैं, लेकिन उन्हें राजकुमार कहीं पर दिखाई नहीं देते हैं। महाराज, हमने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन दोनों राजकुमारों का कुछ पता नहीं चला। मुझे लगता है जरूर उनके साथ कोई घटना घटी होगी महाराज। मंत्री जी, लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा। अगर दोनों राजकुमारों को कुछ हो गया तो मेरे पड़ोसी राज्य के मित्र को क्या जवाब दूंगा मैं? अब जैसे ही रात होती है, राजा शमशेर सिंह को दोनों राजकुमारों की चिंता सताई जा रही थी। इसी चिंता की वजह से उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। अगर मुझे दोनों राजकुमारों का पता लगाना है तो एक बार राज्य के दौरे पर निकलना ही पड़ेगा। पता नहीं कोई सबूत ही मिल जाए। ऐसा बोलकर राजा अंधेरी रात में महल से बाहर आ गए और वो गांव की तरफ जाने लगे। अरे हरिया, तुमने सुना? हमारे गांव में शुभम के पास एक ऐसा तोता है जो आगे और पीछे का भविष्य बताता है। हाँ कालू, सुना तो मैंने भी है, लेकिन पता नहीं ये बात कितना झूठ है और कितना सच। अब राजा उन दोनों की बातें छुपकर सुन रहा था। अरे एक तोता आगे और पीछे का कैसे भविष्य बता सकता है? चलो कल इस शुभम को राजमहल बुलाता हूँ और दोनों राजकुमारों के साथ क्या हुआ है इस तोते से पूछता हूँ। ऐसा बोलकर राजा फिर अपने महल की तरफ चले जाते हैं।
अगली सुबह राजा शमशेर सिंह शुभम को तोते के साथ राजसभा में बुलाते हैं। शुभम, हमने गांव वालों से सुना है तुम्हारा पालतू तोता आगे और पीछे क्या होने वाला है इसकी भविष्यवाणी करता है। जी प्रजापति, आपने सही सुना। मेरा तोता भविष्यवाणी करता है और वो आगे और पीछे होने वाली घटना का भी बखान करता है। शुभम, अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो तुम्हें कारावास की सजा भी हो सकती है, पहले ही सोच लो। हाँ महाराज, ये तोता अद्भुत है। ये मेरे पिताजी की आखिरी अमानत थी, तो मेरे नसीब में आ गई। अब इस तोते से कुछ भी पूछ लो, ये तुरंत होने वाली घटना का बखान अपने मुख से बोल कर करेगा। राजा दोनों राजकुमारों वाली सारी घटना उस तोते को बता देते हैं। तोता राजा की बात सुनकर कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है, फिर अचानक अपनी आंखें खोलता है। महाराज, दोनों राजकुमार अभी जिंदा हैं और वो जादूगर चिम्बोला के कैद में है। राजकुमार चिम्बोला अपनी शक्ति को दुगनी करने के लिए आने वाली अमावस्या को दोनों राजकुमार की बलि देने वाले हैं। हे तोते, हमें ये बता दो कि ये जादूगर चिम्बोला दोनों राजकुमारों को कहाँ पर कैद कर रखा है। राजन, जंगल के उत्तरी भाग में जादूगर चिम्बोला की काली गुफा है। आपके दोनों राजकुमार वहाँ पर ही कैद हैं। तोते की बात सुनकर राजा अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल के उत्तरी भाग की ओर निकल जाते हैं। चलते चलते उन्हें वो काली गुफा दिख ही जाती है। जादूगर चिम्बोला, छोड़ दे मेरे राजकुमारों को। मैं तुम्हें तुम्हारे षड्यंत्र में कामयाब होने नहीं दूंगा। ओए मूर्ख राजा, तुमने क्या सोचा वो तोता भविष्यवाणी करता है? नहीं, ये सारा खेल मैंने तेरे साथ खेला था ताकि तू अपने बेटे को बचाने के लिए जादूगर चिम्बोला के दरबार पर आए। लेकिन आखिर तुम मेरे ही बेटे को क्यों बलि देना चाहते हो? अगर तुम्हें शक्तिशाली बनना है तो तुम किसी और इंसान की भी बलि दे सकते हो। मुझे इन दोनों राजकुमारों की बलि नहीं देनी है। ये तो मेरी चाल थी ताकि तुम्हें यहाँ पर बुलवाकर अपनी शर्त पूरी करवा सकूं। कैसी शर्त? तुम मेरे दोनों राजकुमारों को आजाद कर दो। तुम जो भी बोलोगे वो मैं करने को तैयार हूँ। जब तक तुम मेरी शर्त पूरी नहीं करते तब तक दोनों राजकुमार मेरी हिरासत में रहेंगे। राजन, तुम्हारे पास बहुत कम समय है, जल्दी बोलो, मेरी शर्त पूरी करोगे? हाँ, आखिर क्या है तुम्हारी शर्त? मुझे विस्तार से बताओ। तो सुनो राजन, पहले इस गांव पर मैं और मेरी बहन हाका राज करते थे। रात होते ही पूरे गांव में हमारे डर से सन्नाटा छा जाता था। कोई भी गांव वाला सूरज छिपते ही जंगल के रास्ते में नहीं आता था। देखो भाई, हमें इस जादूगर चिम्बोला और उसकी बहन हाका का कुछ करना ही होगा, वरना कुछ दिनों में हमारे गांव में लोगों का आना जाना बंद हो जाएगा। अरे किशन, हम कर भी क्या सकते हैं? जो हो रहा है बस देख रहे हैं। ऐसा करते करते गांव में लोगों का आना जाना बंद हो गया, बल्कि यहाँ तक जंगल के सारे जानवर हमारे डर से जंगल छोड़कर भाग गए थे। एक रात मैं और मेरी बहन गांव की निगरानी करके जंगल की तरफ आ रहे थे, तभी हमें एक तपस्वी मिल जाता है। तपस्वी, ये जंगल हमारा है और तुमने इस जंगल के रास्ते से आने की गुस्ताखी कैसे की? लगता है तुम्हें हमारा भय नहीं है। बेटी, तुम अभी ना समझो, ये जंगल, पानी और हवा ईश्वर ने सभी को प्रदान की है। इस पर ना तो तुम्हारा हक है और ना ही मेरा।
तपस्वी, इस जंगल पर तो सिर्फ हमारा हक है। अगर तुम यहाँ से जिंदा जाना चाहते हो तो तुरंत वापस लौट जाओ। हाँ। नहीं पुत्र, मुझे इस गांव से होकर गुजरना है, इसलिए मैं वापस नहीं लौट सकता। तुम मेरे बच्चे जैसे हो, मुझे जाने दो। वो तपस्वी जिद करके गांव की तरफ जाने लगा। तभी मेरी बहन ने अपनी काली शक्तियों से उस तपस्वी पर वार कर दिया। तपस्वी जी काफी ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी शक्तियों से मेरी बहन को अपने कमंडल में कैद कर लिया। मैं ये सब देखकर काफी ज्यादा डर गया और अपनी बहन को अकेला छोड़कर वहां से गायब हो गया। हे राजन, आप ही मेरी बहन को तपस्वी के कमंडल से आजाद करा सकते हो। हाँ, लेकिन वो तपस्वी मेरे कहने पर तुम्हारी बहन को आजाद कैसे करेगा? राजन, आप एक राजा है, पूरे राज्य की जनता आपका पालन करती है। वो तपस्वी जरूर आपकी बात मानेगा। और हाँ, अगर एक बार मेरी बहन हाका आजाद हो गई तो हम हमेशा के लिए ये जंगल छोड़कर चले जाएंगे। हाँ हाँ, ठीक है जादूगर जिम्बोला, मैं तुम्हारी बहन को उस तपस्वी के कमंडल से आजाद कराऊंगा। लेकिन वो तपस्वी मुझे कहां पर मिलेगा? राजन, वो तपस्वी उसी गांव की पहाड़ी पर धूनी जमा कर बैठा है। राजन, आप यहाँ पर? आखिर आपको मेरी क्या जरूरत आन पड़ी राजन? तपस्वी जी, मैं जादूगर जिम्बोला की बहन हाका को आजाद कराने आया हूँ। अगर आपने हाका को आजाद नहीं किया तो वो जादूगर जिम्बोला मेरे दोनों राजकुमारों को कभी आजाद नहीं करेगा। ठीक है राजन, मैं इस जादूगरनी को आजाद कर दूंगा, लेकिन मेरी भी 3 शर्तें हैं जो आपके सिवाय और कोई पूरी नहीं कर सकता। ठीक है तपस्वी, आप अपनी तीनों शर्तें बताइए, मैं उन्हें जरूर पूरी करने की कोशिश करूंगा। राजन, मेरी पहली शर्त यह है कि आपको रहस्यमयी तालाब का जादुई पानी लाना होगा। मेरी दूसरी शर्त यह है कि आपको जादूगर जिम्बोला की जादुई छड़ी उससे छीननी होगी। और मेरी तीसरी शर्त और आखिरी शर्त मैं आपको तभी बताऊंगा जब ये दोनों शर्त पूरी करके आप मेरे पास वापस लौटोगे। जैसी आपकी आज्ञा तपस्वी जी। ऐसा बोलकर राजा शमशेर सिंह रहस्यमय तालाब की खोज में निकल जाता है। अब ये रहस्यमय तालाब मुझे कहाँ पर मिलेगा? जंगल भी बहुत बड़ा और घना है। मैं इस जंगल के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। राजा ऐसे सोचते हुए जंगल के रास्ते से जा ही रहे होते हैं, तभी उन्हें एक तालाब के पास औरत दिखाई देती है जो एक पानी के भरे मटके के पास बैठी हुई थी। क्या हुआ आपको? आप इस तरह मटके को क्यों घूर रही हो? महाराज, पता नहीं ये मटका मेरे से उठ नहीं पा रहा है। मैं पिछले कुछ क्षणों से इस मटके को उठाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये टस से मस नहीं हो रहा है। हे युवती, तुम चिंता मत करो, इस मटके को उठाकर मैं तुम्हारे सर पर रख दूंगा। राजा तुरंत उस मटके को उठा लेते हैं और उस औरत के सर पर रख देते हैं। वो औरत मटका लेकर चली जाती है। अरे ये मटका तो बहुत आसान तरीके से उठ गया, लेकिन ये युवती ऐसा क्यों बोल रही थी कि मटका उससे उठ नहीं रहा है? जरूर इस युवती ने मेरे से झूठ बोला है। मुझे इसका पीछा करना होगा। अब राजा भी उस युवती के पीछे पीछे जाने लगता है। चलते चलते वो युवती एक बहुत बड़े तालाब के पास आकर गायब हो जाती है। राजा शमशेर सिंह ये सब देखकर अचंभित रह जाते हैं। अरे ये क्या? इस तालाब के पास आते ही वो युवती गायब हो गई। जरूर ये तालाब कोई मायावी तालाब है। मुझे लगता है तपस्वी की पहली शर्त वाला रहस्यमय तालाब यही है। मुझे जल्द इसका जादुई जल ले लेना चाहिए। अब राजा जैसे ही उस तालाब का पानी लेने की कोशिश करते हैं, तभी उस तालाब से आवाज आती है। रुक जाओ राजन, जब तक मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर मुझे ना मिल जाए तब तक तुम इस जल को छू भी नहीं सकते।
अगर तुमने इसे छूने की भी कोशिश की तो तुम उसी जगह पर भस्म हो जाओगे। हाँ, लेकिन आप कौन हो? सामने आओ। तभी अचानक उस तालाब से एक सुंदर मानुष प्रकट होता है। राजन, मेरा नाम जलाद है और मैं इस रहस्यमय तालाब की निगरानी का काम करता हूँ। तुम मेरे 3 सवालों का जवाब दो और इस जादुई पानी को यहाँ से ले जाओ। ठीक है, मैं तुम्हारे तीनों सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आप अपने सवाल प्रस्तुत करें। मेरा पहला सवाल, एक सर्वश्रेष्ठ राजा का सबसे बड़ा धर्म क्या है? एक सर्वश्रेष्ठ राजा का सबसे बड़ा धर्म उसकी प्रजा का हित करना होता है। अर्थशास्त्र में राजधर्म के बारे में कहा गया है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख होता है और प्रजा के हित में ही उसका हित होता है। राजा का अपना स्वार्थ नहीं होता, बल्कि प्रजा का प्रिय ही उसका प्रिय होता है। अद्भुत अद्भुत अद्भुत! वाह राजन। मेरा दूसरा सवाल, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु उसका मन ही होता है। मन एक ऐसा मित्र है जो सही मार्ग भी दिखा सकता है और सही मार्ग भुला भी सकता है। अति उत्तम राजन, अति उत्तम। मेरा तीसरा सवाल ये है कि एक सिद्ध पुरुष की क्या पहचान होती है? हे जलाद, सिद्ध पुरुष वो होते हैं जिनकी कोई इच्छा नहीं होती। परमात्मा की स्मृति, योग साधना से ही उन्हें तृप्ति मिलती है। वो जो संकल्प करते हैं वो सिद्ध यथार्थपूर्ण होता है। उनके बोल जैसे कि वरदान के लिए होते हैं। वाह प्रजापति, आपने मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर बखूबी दिए। आप मेरा जादुई पानी ले जा सकते हो। राजन, तुम्हारा कल्याण हो, कल्याण हो। ऐसा बोलकर जल्लाद वहाँ से गायब हो जाता है। अब राजा उस रहस्यमय तालाब का जादुई पानी लेकर वहाँ से चल दिए और सीधे जादूगर जिम्बोला के पास आ गए। जादूगर जिम्बोला, तुम्हें ये जादुई छड़ी मुझे देनी होगी। ये छड़ी क्या चीज है प्रजाजनक? मैं अपनी बहन को आजाद कराने के लिए पूरी दुनिया वार दूं? तुम मेरी ये छड़ी ले जा सकते हो। अब राजा जिम्बोला से वो जादुई छड़ी लेकर वहाँ से चले जाते हैं और सीधे तपस्वी जी के पास आ जाते हैं। तपस्वी जी, मैं रहस्यमय तालाब का जादुई पानी और जादूगर जिम्बोला की जादुई छड़ी लेकर आपके पास आ गया हूँ। अब आप अपनी तीसरी शर्त का बखान करें ताकि मैं जल्दी से हाका को बंधन से मुक्त करवाकर अपने दोनों राजकुमारों को आजाद करवाऊं। हे राजन, आपने मेरी तीनों शर्तें पूरी कर दी। जिस औरत के सर पर आपने मटका रखा था वो औरत श्राप के बंधन से बंधी हुई थी और उस श्राप का तोड़ सिर्फ आपके पास था। आपने जैसे ही उस औरत के मटके को छुआ वो श्राप से मुक्त हो गई। राजन, मैं जादूगर जिम्बोला की बहन हाका को अपने कमंडल की कैद से आजाद करता हूँ। तपस्वी ऐसा बोलकर मंत्र पढ़ने लगते हैं और कुछ ही देर में हाका को आजाद कर देते हैं। राजा जादूगरनी हाका वहाँ से चले जाते हैं। और सीधा जादूगर जिम्बोला के पास आ जाते हैं। जादूगर जिम्बोला अपने बहन को देखते ही दोनों राजकुमारों को आजाद कर देते हैं। हे प्रजापालक, मैं ये एहसान आपका जिंदगी भर नहीं भूलूंगी और आज के बाद हम दोनों हमेशा के लिए ये गांव और जंगल छोड़कर चले जाएंगे। मैं आप तीनों से माफी मांगना चाहता हूँ। ये सब षड्यंत्र मैंने अपनी बहन हाका को आजाद कराने के लिए रचा था। मुझे माफ कर दो। जादूगर जिम्बोला, हमने तो तुम्हें उसी समय माफ कर दिया जब हमें पता चला कि तुम अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकते हो। मैं तो चाहता हूँ कि हर बहन को तुम्हारे जैसा भाई मिले।
अब जादूगर जिम्बोला और उसकी बहन हाका हमेशा के लिए वो जंगल छोड़कर चले जाते हैं। इधर राजा दोनों राजकुमारों को आजाद देखकर काफी ज्यादा खुश थे। राजकुमार उदय, हमें माफ कर दो। हमने ही आपको शिकार के लिए बोला था। अब हम कभी भी आपको शिकार के लिए नहीं कहेंगे। नहीं पिताजी, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ऐसा बोलकर सभी राजमहल की तरफ रवाना हो जाते हैं। इधर राजा शमशेर सिंह ने अपनी बेटी मिथिला का विवाह राजकुमार विक्रम के साथ करवा दिया था। इधर पड़ोसी राज्य के राजा भानु प्रताप ने भी अपनी राजकुमारी कौशल्या का विवाह राजकुमार उदय से करवा दिया था।